जून 1988, जम्मू और कश्मीर। रात के अंधेरे में जंगल से होते हुए एक जीप जा रही है। गाड़ी कुपवाड़ा से निकलती है और उसे श्रीनगर पहुंचना है। अंदर ड्राइवर सहित 4 लोग बैठे हैं। कुछ बोरे भी रखे हुए हैं जिनमें बकौल ड्राइवर मार्बल की टाइल्स रखी हैं। ये बात सवारी ने उसे बताई। अचानक गाड़ी का टायर रोड में बने एक गड्ढे से गुजरता है। गाड़ी हिलती है और अंदर रखे बोरों में से एक का मुंह खुल जाता है। ड्राइवर की उस पर नजर पड़ती है। लोहे की एक नली बोरे के अंदर से बाहर झांक रही थी। माथे पर टपकते पसीनों को पोंछकर ड्राइवर तुरंत मुंह फेरता है और गाड़ी की स्पीड तेज कर देता है। गाड़ी श्रीनगर पहुंच जाती है। कुछ दिनों बाद लोहे की वो नली 18-20 साल के एक लड़के के कंधे पर लटक रही थी। गोलियों की आवाज से पूरी वादी गूंज रही थी और साथ में लग रहा था एक नारा, सरहद पार जाएंगे, क्लाशनिकोव लेकर आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। तारीख में आज बात होगी उस हथियार की जिसने मानव इतिहास में किसी भी दूसरे हथियार की तुलना में सबसे ज्यादा मौतों को अंजाम दिया। जी हां, परमाणु बम से भी ज्यादा मौतों को। हथियार का नाम अब हम कहेंगे राइफल और आपको याद आएगी AK-47। AK यानी ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव और 47 यानी 1947 वो साल जब पहली बार इस राइफल का प्रोडक्शन शुरू हुआ। सन 47 की वो तारीख थी 6 जुलाई। अब सवाल ये उठता है कि सोवियत रूस में बनी ये राइफल इतनी फेमस कैसे हो गई कि कोई आदमी जिसका हथियारों से दूर दूर तक वास्ता ना हो उसे भी इसका नाम पता होता है। फिल्मों में किसी को गुंडा दिखाना हो तो हाथ में AK-47, वीडियो गेम में किसी को आतंकी बनाना हो तो हाथ में AK-47। यहाँ तक कि सद्दाम हुसैन और उसामा बिन लादेन भी जब कैमरे के आगे आते हैं तो उनके पीछे यही राइफल खड़ी दिखाई देती है। गिनती की बात करें तो 21वीं सदी में पूरी दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा AK-47 हैं। यहां तक कि एक देश ने तो अपने झंडे में भी AK-47 लगा के रखी है। कौन सा देश है ये, वो आप हमें कमेंट्स में बताइए। तब तक हम आपको बताते हैं AK-47 की कहानी की शुरुआत होती है सोवियत संघ के एक छोटे से कस्बे कुरिया से। साल 1919 की बात है। कुरिया के एक परिवार में एक लड़के की पैदाइश हुई। नाम था मिखाइल क्लाशनिकोव। नाम से आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि यही लड़का आगे जाकर AK-47 बनाएगा। अपनी इस इजाद के चलते रूस में उसे हीरो का दर्जा मिला। कई मेडल चस्पाए गए, लेकिन जब वो पैदा हुआ था हालात बहुत खराब थे। मिखाइल 19 भाई बहनों में 17वें नंबर पर आता था। परिवार के पास जमीन थी, लेकिन बोल्शेविक क्रांति के बाद उसके परिवार की गिनती उन लोगों में होने लगी जिन्हें कुलाक कहते थे, यानी वो लोग जिनके पास अपनी जमीन थी, इसलिए इन्हें हमेशा शक की नजरों से देखा जाएगा। 1930 के दशक में जब स्टालिन का उदय हुआ, मिखाइल और उनके जैसे हजारों लोगों को साइबेरिया भेजा गया मजदूरी करने के लिए। यहीं रहते हुए मिखाइल ने पहली बार राइफल चलाना सीखा। उम्र थी महज 12 साल। अगले ही साल मिखाइल वापस लौटकर अपने घर आया और कुरिया में उसने मैकेनिक का काम करना शुरू किया। 1938 में उसने रेड आर्मी ज्वाइन की। आर्मी में भी उसे टैंक मैकेनिक का काम मिला और तरक्की करते हुए जल्दी वो टैंक कमांडर के पद पर भी पहुंचा। अक्टूबर 1941 में उसने नाजी आर्मी के साथ चल रही एक लड़ाई में हिस्सा लिया, लेकिन इस दौरान उसे गंभीर चोट लगी और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मिखाइल क्लाशनिकोव फिर कभी युद्ध की जमीन पर वापस नहीं जा पाया। हालांकि इसके बाद उसने जो किया वो आने वाले कई युद्धों को बदल कर रख देने वाला था। क्या किया मिखाइल क्लाशनिकोव ने? जिन दिनों मिखाइल अस्पताल में था, उसने अपने साथी सैनिकों को उनकी वर्तमान राइफल की शिकायतें करते सुना, जो अक्सर जाम हो जाया करती थी। सोवियत रूस में वैसे भी क्वालिटी को लेकर ज्यादा आग्रह तब नहीं होता था। मिखाइल ने तय किया कि वो एक ऐसी राइफल बनाएगा जो पुरानी राइफलों की तरह जाम नहीं होगी। आने वाले सालों में उसने कई डिज़ाइन तैयार किए। इनमें से कई रिजेक्ट हुए, लेकिन क्लाशनिकोव ने हार नहीं मानी और 1946 में उसने मिख्तिम नाम की राइफल डिज़ाइन की, जो एक राइफल कंपटीशन में बेस्ट राइफल डिज़ाइन के तौर पर चुनी गई। इसी डिज़ाइन में बेहतरी करते हुए 1947 में उसने एक और राइफल बनाई और उसे नाम दिया AK-47। इस राइफल ने बाकी सभी राइफलों को मात दी और 1949 में से सोवियत सेना के स्टैंडर्ड वेपन के स्टैंडर्ड इशू जिसको हम कहते हैं उसके तौर पर अपना लिया गया। उस वक्त सोवियत संघ ने इस राइफल का डिज़ाइन सीक्रेट रखा और इसे सिर्फ सोवियत संघ के सैटेलाइट देशों को बांटा गया। अब सवाल ये कि AK-47 में ऐसा क्या था कि आगे जाकर ये पूरी दुनिया की
पहली पसंद बनी। ब्रिटिश पत्रकार माइकल हॉज अपनी किताब AK-47 द स्टोरी ऑफ पीपल्स गन में लिखते हैं, जादुई रूप से मजबूत, चलाने में आसान और विनाशकारी रूप से प्रभावी इस राइफल ने हथियारों की दुनिया में क्रांति ला दी। 50 सालों में दुनिया का नक्शा जहां जहां बदला है, उसमें एक बड़ा कारण क्लाश्निकोव राइफलें भी थीं। AK-47 क्लाश्निकोव राइफल्स की सीरीज में पहली राइफल थी। आगे जाकर इसके कई और वर्जन्स आए, लेकिन AK-47 नाम हमेशा चस्पा रह गया। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण था 1954 में शुरू हुए वियतनाम युद्ध में इसका प्रदर्शन। वियतनाम में एक तरफ तो अमेरिका था और दूसरी तरफ वियतकॉन्ग की गुरिल्ला फोर्स, जिन्हें सोवियत संघ का समर्थन हासिल था। युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिक M16 राइफल का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वहीं वियतकॉन्ग के पास सोवियत मेड AK-47 थी। 2007 में दिए एक इंटरव्यू में क्लाश्निकोव इस युद्ध में AK-47 के प्रदर्शन के बारे में कहते हैं, जब कोई वियतनामी सैनिक मारा जाता, अमेरिकी सैनिक अपनी M16 फेंक कर उसकी AK-47 उठा लेते थे। ऐसा नहीं था कि AK-47 M16 से बेहतर थी, बल्कि माइकल हॉज लिखते हैं कि AK-47 का निशाना बहुत अच्छा नहीं था और लंबी दूरी पर यह थोड़ी कम कारगर थी, लेकिन AK-47 में खासियत थी जो दुनिया की किसी और राइफल में नहीं थी। AK-47 के बारे में कहा जाता था कि अगर आप इसे 1 महीने दलदल में गाड़ दें और दोबारा निकाल कर इसे चलाएं तो भी ये बिल्कुल नई राइफल जैसा काम करती थी। बात में कुछ अतिशयोक्ति जरूर है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत नहीं है। AK-47 की खासियत थी कि 10 साल का बच्चा भी इसे पुर्जे अलग कर दोबारा जोड़ सकता था। बड़ा सिंपल डिजाइन है। AK-47 बहुत ज्यादा वजनी भी नहीं थी और इसे चलाना बहुत आसान था। ना जंग इसमें ज़्यादा लगता था और ना ये जाम होती थी। इसके अलावा इसका डिज़ाइन इतना सिंपल था कि सस्ते दामों में इसे रिप्रोड्यूस किया जा सकता था। AK-47 ने युद्धों पर तो असर डाला, लेकिन अपनी खूबियों के चलते ये आगे जाकर आतंकियों की पहली पसंद भी बनी। 1972 में जब म्यूनिख में इजरायली खिलाड़ियों को आतंकवादियों ने बंधक बनाया तो उन्होंने इसी राइफल का इस्तेमाल किया था। ओसामा बिन लादेन भी जब कैमरे के आगे आया तो वो AK सीरीज़ की राइफल ही हाथ में लिए रहता था। तमाम देशों में हुए आतंकी हमलों में इसका इस्तेमाल हुआ। ऐसे में यह सवाल उठता है कि AK-47 दुनिया भर में कैसे पहुंची। जैसा पहले बताया, दुनिया भर में जितनी राइफल्स हैं उनमें 1/4 क्लाश्निकोव हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये राइफल दुनिया भर में पहुंचने का जितना श्रेय सोवियत संघ को जाता है, उतना ही उसके कट्टर दुश्मन अमेरिका को। हुआ यूं कि जब 1979 में सोवियत सेना अफगानिस्तान में दाखिल हुई तो अपने साथ भारी मात्रा में AK-47 लेकर आई। स्टैंडर्ड इशू था। शुरुआत में इस बंदूक से अफगान मुजाहिदीन काफी घबराए रहते थे, क्योंकि इसकी गोली मांस या हड्डी से टकराकर टुकड़ों में बिखर जाती थी, जिससे जख्म और भी गहरा होता था और उनमें इन्फेक्शन होता था। मुजाहिदीनों को लगा था कि सोवियत फौज अपनी गोलियों में जहर लगाती है। मुजाहिदीन को अमेरिका सपोर्ट करता था, इसलिए वो मदद मांगने US के पास गए। पाकिस्तान में CIA के स्टेशन चीफ हुआ करते थे हार्वर्ड हार्ट। अपनी किताब AK-47 द वेपन दैट चेंज्ड द फेस ऑफ वॉर में लैरी काहनेर लिखते हैं, हार्ट को मुजाहिदीन के प्रेशर के आगे झुकना पड़ा। अमेरिका ने दुनिया भर से AK-47 राइफल्स खरीदी और मुजाहिदीन तक पहुंचा दी। जब युद्ध खत्म हुआ और सोवियत फौज वापस लौट गई, ये AK-47 राइफल्स मुजाहिदीन के पास ही रही और बाद में आतंकी रूट से दुनिया भर में पहुंची। काहनेर आगे लिखते हैं, AK-47 पूरी दुनिया में विद्रोह का एक सिंबल बन गई। 1990 में लाइबेरिया में हुए विद्रोह में इसका इस्तेमाल हुआ। वहां चार्ल्स टेलर नाम के विद्रोही लीडर ने राष्ट्रपति सैमुअल डो को सत्ता से हटाया। चार्ल्स टेलर के बारे में ये बात फेमस थी कि जब वो किसी को अपने गुट में शामिल करता, उसे एक AK-47 देता। AK-47 को द अफ्रीकन क्रेडिट कार्ड कहा जाने लगा, क्योंकि जिसके पास ये होती उसे लूटपाट करने की छूट मिल जाती थी। लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि AK-47 का मतलब था सत्ता का सर पर हाथ। लैरी काहनेर अपनी किताब में पाकिस्तान का उदाहरण भी देते हैं, जहां AK-47 घंटे के हिसाब से किराए पर मिलती थी। खरीदार इसे लेकर जाता और घंटों के अंदर लूटपाट मचा के लौट आता। इसके बाद या तो बाकी पैसा चुकाकर राइफल खरीद लेता या राइफल वापस कर देता कि इतने घंटे का इतना बना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते 1980 के दशक में क्लाश्निकोव राइफल्स कश्मीरी अलगाववादियों के हाथ लगी, आतंकवादियों के हाथ भी। 1988 में जब कश्मीर में पहली बार हालात ख़राब होने शुरू हुए, सरहद पार से कश्मीर में क्लाश्निकोव पहुंचाई गई, स्मगल की गई। जैसा एकदम शुरुआत में बताया, वादी में तब एक नारा चलता था, सरहद पार जाएंगे क्लाश्निकोव लेकर आएंगे। अपनी शुरुआत के बाद के 70 सालों में जितना खून क्लाश्निकोव ने बहाया, दूसरे किसी हथियार ने नहीं बहाया। इस राइफल के जनक का इस बारे में क्या कहना था? परमाणु बम के जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर से जब उनके आविष्कार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने गीता को कोट करते हुए कहा था कि मैं मृत्यु बन गया हूं, संसार का नाश करने वाला।
क्लाशनिकोव ने कुछ ऐसे ही सवाल का जवाब देते हुए कहा था, मैं चैन की नींद सोता हूं, राइफल बनाने का मुझे कोई गिल्ट नहीं। हालांकि कुछ ऐसे प्रसंग में मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि उन्हें कुछ पछतावा तो जरूर था। अपनी मौत से कुछ वक्त पहले रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को लिखे एक लेटर में वो लिखते हैं, मेरी आत्मा में हो रहा दर्द असहनीय है। मैं बार बार खुद से सवाल पूछता हूँ, अगर मेरी बनाई राइफल ने लोगों की जान ली तो क्या मैं इन मौतों का दोषी हूँ? बहुत सोचकर भी मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। इस सवाल का जवाब मिलना मुश्किल है भी। हत्या बंदूकें नहीं करती, लोग करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि अगर बंदूकें नहीं होती तो मौतों का आंकड़ा निसंदेह कम होता। उदाहरण के लिए यूएस को आप ले लीजिए, जहां हर दूसरे दिन एक मास शूटिंग की खबर आ जाती है। क्यों? क्योंकि वेपन्स इतने हैं। AK-47 के मुकाबले अमेरिका ने M16 राइफल बनाई, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि इसे बनाने वाले यूजीन स्टोनर को प्रति बंदूक $1 की रॉयल्टी मिली। बहुत ज़्यादा। यूजीन करोड़पति तो बने, क्या पता अरबपति, लेकिन अमेरिका में ही कई लोग उन्हें नहीं जानते। वहीं दूसरी तरफ मिखाइल क्लाशनिकोव अपने देश में हीरो बने, लेकिन AK-47 की बिक्री से कमाया एक भी पैसा उन्हें नहीं मिला। इसी के साथ तारीख का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। इसे कमल ने लिखा और कैमरे पे असद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।